नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव प्रयागम आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इतिहास डिस्कस कर रहे थे और इतिहास में हम लोग पहले कुछ चीज़ें देख भी चुके हैं। तो आप अगर पुरानी क्लास नहीं देखे हैं तो पुरानी क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे कि हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वास्तव में अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और हमने जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके बारे में एक मोटी मोटी बात जानी थी कि अभिलेख होते क्या हैं, काम कैसे, हम लोग पता कैसे करते हैं, अभिलेखों के प्रकार कितने होते हैं, विदेशों से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, देशों से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभिलेखों के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं और अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी ली थी। हम लोगों ने यह भी देखा कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो किस सभ्यता का माना जाता है? हड़प्पा का। यानी हड़प्पा के जो अभिलेख हैं सबसे प्राचीन माने जाते हैं। लेकिन अभिलेख को लिखने की जो परंपरा थी, ट्रेडिशन, वो किसने स्टार्ट की थी? अशोक ने स्टार्ट की थी। और अशोक ने जो अपने अभिलेख हैं, अभिलेख जारी किए जाएं, ये अशोक किस से प्रेरित हुआ था? तो वो था फारस का राजा डेरियस फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दारा प्रथम बोलते हैं। हम लोगों ने इतनी बात जरूर की थी, ठीक है। अब एक बात है, क्या बात है? बात एक्चुअल में ये है कि अब हम लोग अभिलेख वाइज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने विदेशी अभिलेखों में स्टार्ट किया था कि वोगोज कई अभिलेख के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें बताया गया था कि जो हितन्नी और मितन्नी साम्राज्य थे, उन्होंने एक शपथ ली थी और शपथ के लिए ही उन्होंने 4 देवताओं को साक्षी बनाया था, और जिनमें इंद्र था, वरुण था, मित्र था और नाशत्य था। ये 4 देवता थे जिनको साक्षी रख करके शपथ ली थी कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। वोगोज कई अभिलेख का एक इंपॉर्टेंस और है, क्या है? सवाल आता है, कई बार सवाल आता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, हालांकि हम लोग वो बाद में भी देखेंगे। आपके दिमाग में कभी आर्यों के बारे में जानकारी का कुछ ज्ञान आया था कभी? क्या आपने आर्यों के बारे में सुना है? आर्य कौन थे? आर्य वैसे आर्य का मतलब क्या होता है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जानवर थे, क्योंकि माता सीता जो थी वो अपने पति श्री राम को आर्य। अच्छा, सर इसमें जो एक कथा होता है उसमें कभी-कभी आर्यावर्त आता है। तो आर्यावर्त समाज होता है, एक समाज का आर्य। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ वास्तव में कि आर्य का क्या मतलब है। मैं आपको वोगोज कई अभिलेख के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं। हमारा पैटर्न ही ऐसा है कि हम आपको दूर दूर की चीजों तक ले जाते हैं। आर्य का हम लोग उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि वो जो वोगोज कोई अभिलेख है उसमें 4 वैदिक देवता हैं और वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के निर्माता किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। जो वैदिक संस्कृति है, ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, उस वैदिक काल का निर्माण करने वाले आर्य थे। तो वास्तव में पहले हम ये तो सोच लें कि ये आर्य वास्तव कौन थे? कौन थे ये आर्य? आर्यों के बारे में एक तर्क दिया जाता है। भारत में जितने भी तर्क दिए गए ना, उन सब में ब्रिटेन का एक लंबा चौड़ा हाथ था। भारत में जो इतिहास लिखने की परंपरा है, अपना पुराना इतिहास जानने की जो परंपरा है, वो पुराना इतिहास अंग्रेजों ने जानना सिखाया है। ये बात तो माननी पड़ेगी। सबसे पहले अंग्रेज विद्वान थे, उन अंग्रेज विद्वानों ने भारत के प्राचीन ग्रंथों को खोजा, भारत के पुरातत्व स्रोतों की खोज की, फिर उसके बाद भारत के इतिहास को लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन भारत के इतिहास को इस दृष्टि से दिखाया कि भारत के लोग ये सोचें कि ब्रिटेन जो कह रहा है वो सही कह रहा है। क्या उन्होंने कहा कि देखो, आप अपने आप को आर्यों की संतान कहते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ जन या भद्र पुरुष या भद्र मानव। श्रेष्ठ जन यानी जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ है वो आर्य कहलाता है। शाब्दिक अर्थ में तो इसका मतलब यही है। अंग्रेजों ने यह कहना स्टार्ट किया कि जो आर्य हैं
ये आर्य भारत पर आक्रमणकारी हैं और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आर्य भारत में एक आक्रमणकारी के तौर पर आए थे, इन्वेडर के रूप में आए थे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट भी किया है। वो कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में वास्तव में एक शब्द आया है हरियूपिया। अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि इस हरियूपिया शब्द का संबंध है हड़प्पा से। और इंद्र के लिए एक शब्द आया है पुरंदर या पुराभेत्ता। पुराभेत्ता, पुराभेत्ता का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ये दोनों ही शब्द ऋग्वेद में आए हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इंद्र था, जो ऋग्वैदिक काल में जो देवता था, उस इंद्र ने हड़प्पा सभ्यता के नगरों को तोड़ दिया और पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने आर्यों को आक्रमणकारी बताया भारत पर और ये तर्क देने की कोशिश की कि आप ये कहते हो कि आप लोग आर्य हैं, तो आर्य स्वयं आक्रमणकारी थे। आर्यों का आक्रमण हुआ, फिर ईरानियों का आक्रमण हुआ, फिर यूनानियों का आक्रमण हुआ, फिर मौर्योत्तर काल में हिंद यवन आक्रमण हुए, शक कुषाण ये सब आक्रमण हुए, फिर उसके बाद हुल पार्थियाई पता नहीं किस किस के आक्रमण हुए, उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बाद फिर मुगल आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए। तो भाई तुम्हारा तो इतिहास ही यही है, तुम्हें कभी राज्य करना आया ही नहीं है। आप पर हमेशा आक्रमण होते रहे हैं और अगर हमने आक्रमण किया है तो हमने कोई नई बात थोड़ी की। आपके लिए बुरी बात कौन सी है? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ जन है। क्यों कहा गया का मतलब ये नहीं है अभी। हाँ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। जैसे सरिता का मतलब नदी होता है, अब ये तो नहीं मैं बोल सकते, ठीक है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जन होता है, शाब्दिक अर्थ है कुल मिलाकर के। बताएंगे खैर क्यों कहते हैं, घबराना नहीं है। अंग्रेजों ने इस तरीके से डिपिक्ट किया चीजों को कि भारत के जो जनता है वो ये समझे कि अंग्रेज भी हैं, आक्रमणकारी हैं, जैसे सब लोग आए वैसे अंग्रेज आए हैं, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर बुरी बात नहीं है तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़ाई में खड़े कैसे होंगे? इसलिए अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को इस दृष्टि से रिफ्लेक्ट किया, इस दृष्टि से लोगों को बताया कि लोग कभी अंग्रेजों का बौद्धिक तौर पर विरोध ही ना कर पाए। लोग दिमाग से सोचे ही नहीं कि अंग्रेज खराब हैं। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि भाई शुरू से लेकर अंत तक आपके यहां आक्रमण तो होते ही रहे हैं, और अगर आक्रमण हो रहे हैं तो ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आप राज्य को चलाने में या सरकारों को चलाने में सक्षम नहीं है। यदि आप सरकारों को चलाने में सक्षम होते तो आप अपने साम्राज्य खड़े कर सकते थे, आप आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन आपके अंदर वो ताकत नहीं है। आप कमजोर हैं और आप इतने कमजोर हैं कि इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य का तो सामना आप कर ही नहीं सकते। ये बात सामान्य लोगों के दिमाग में जब बिठाई गई होगी, आप सोच के देखिए कि जब वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो निरक्षर थे, उनका दिमाग शायद उतना तेज नहीं दौड़ पाता हो जितना भी हम लोगों का दौड़ता है। उन लोगों को जब ये बातें बता देना, वो भोले भाले लोग कितनी आसानी से मान जाएंगे। ये वो इतिहास है जिसे अंग्रेज दिखाते हैं। अब इसे बदल दीजिए। क्या बदल दें? ये तो आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत है। वास्तव में ये आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत मान्य नहीं है कि आर्यों का भारत पर आक्रमण हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत कौन देते हैं, तो ब्रिटिश इतिहासकार देते हैं। ठीक, सवाल यह है कि ये लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वास्तव में वो आक्रमणकारी नहीं हैं, बल्कि जो आर्य हैं हमारे यहां प्रवासी हैं। आर्य सेंट्रल एशिया से भारत आए हैं प्रवास करके। आर्यों के पहले कुछ लोग आए, यानी ईरान इराक से होते हुए पश्चिम भारत में बस गए, पंजाब वाले रीजन में। फिर और कुछ लोग आए, परिवार के परिवार, कबीले के कबीले, ऐसे शिफ्ट होते गए और भारत में आर्य क्षेत्र विस्तृत होता गया। उन लोगों ने यहाँ पर स्थायी बस्तियां बना ली और वो क्षेत्र जहां पर आर्य रहते थे उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। धीरे धीरे करके आर्य जितने क्षेत्र पर फैले, विशेषकर उत्तर भारत में पूरे पर फैल गए, इसीलिए पूरे उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया।
तो एक सिद्धांत तो आर्य को लेकर के ये दिया जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमणकारी थे। दूसरा सिद्धांत ये दिया जाता है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि आर्य माइग्रेशन करके भारत आए थे, प्रवासी थे। अब यहां से एक सवाल होता है, क्या इसका मतलब ये एक सवाल पैदा होता है कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल क्या है? यानी आर्य मान लेते हैं कि प्रवासी के रूप में आए थे, तो आर्य आए कहां से थे? सोर्स क्या था, वो कहां से आए थे? ये सवाल पैदा होता है। इसी सवाल के साक्ष्य के रूप में बोगज कोई अभिलेख का प्रस्तुत किया जाता है। ये कहा जाता है कि यदि एशिया माइनर में आर्य नहीं होते तो फिर वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं होता, क्योंकि आर्यों ने ही वैदिक संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में आर्य वैदिक देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसे ही वैदिक देवताओं का उल्लेख यदि सेंट्रल एशिया के आसपास एशिया माइनर में मिलता है, तो हम ये मान सकते हैं कि आर्य कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए। उसमें सही क्या कहा गया आर्यों के बारे में, कि कहां से आए हैं या आर्यों ने? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, समझें। बोगोज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। क्या आप ये बात मानती हैं? 4 वैदिक देवता दिए गए हैं, और भारत में जो वैदिक काल है उसमें भी तो इन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। वैदिक काल, भारत में इस वैदिक काल का निर्माता कौन है? भारत में वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का विकास किसने किया था? आर्यों ने किया है। क्लियर? अब आर्यों को भारत में प्रवासी माना जाता है कि वो भारत में माइग्रेंट के रूप में आए थे। सवाल ये है कि ये प्रवास कहां से किए थे? भारत में कहां से आए थे आर्य? कहां से आए थे? तो कोई कहता है कि तिब्बत से आए थे, कोई कहता है उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जर्मनी से आए थे, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैक्स मूलर कहता है कि यार तुम ऐसे मान कैसे सकते हो कि आर्य कहीं और से आए थे? मैक्स मूलर कहता है कि आप क्यों नहीं बोगोज कोई अभिलेख को ले लेते हैं। अगर इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगोज कोई अभिलेख में है, और इन देवताओं का उल्लेख इस ऋग्वेद में भी है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि जो ऋग्वैदिक काल की रचना करने वाले लोग थे उनके ही कुछ संबंधी होंगे जो यहां एशिया माइनर में थे। या और ये एशिया माइनर है एक्चुअल में वो सेंट्रल एशिया के पास ही है, केंद्रीय एशिया के पास है। इसीलिए मैक्स मूलर कहता है कि आर्यों का जो निवास स्थान था मूल रूप से आर्य कहां के थे? सेंट्रल एशिया के थे। यानी वो कहता है कि आप प्रमाण लीजिए ना कि इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, और वैदिक देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कि ये आर्य कुछ इधर होंगे और ये कुछ आर्य इधर होंगे। तो इसका मतलब है कि भारत में आर्य पहले से नहीं थे, और भारत में आर्य अगर पहले से नहीं थे तो वो आर्य यहीं से आए होंगे। हाँ, तो मैक्स मूलर का ठीक है। तो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो आप लिख लीजिए। क्या बातें बताई हैं? ये तो पता नहीं है। हो गया ना? लिख लें पहले, फिर 1-2 लाइन लिख लें। लिखें कि बोगोज कोई अभिलेख में, कहीं कहीं बोगोज कोई देते हैं, कहीं बोगज कोई देते हैं, तो घबराना नहीं है। बोगज कोई अभिलेख में जिन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, बोगज कोई अभिलेख में जिन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, उन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
उन्हीं देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यही कारण है कि मैक्स मूलर आर्यों का मूल निवास स्थान सेंट्रल एशिया या केंद्रीय एशिया मानते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान सेंट्रल एशिया मानते हैं। वर्तमान में यही मत सर्वाधिक स्वीकार है। वर्तमान में यही मत सर्वाधिक स्वीकार है। क्लियर है? कभी कभी अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे मूल रूप से, तो सेंट्रल एशिया के थे। अगर मैक्स मूलर का नाम ना भी आए, फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो भी आप क्या लगाएंगे आंसर? सेंट्रल एशिया लगाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक मान्य मत यही है। ठीक है, लिख लें नोट करके एक बात कहीं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक का मानना है, हाँ, हालांकि बाल गंगाधर तिलक का मानना है, बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र था। तो कभी कभी बाई चांस पूछ ले बाल गंगाधर तिलक के नाम से, तो आप याद रखें। आर्कटिक क्षेत्र, देवी, ये आर्कटिक रीजन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने, अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए, सवाल पूछा जाए कि वोगोज कोई अभिलेख का संबंध भारत की किस संस्कृति से है? ऋग्वैदिक संस्कृति से। यानी सवाल हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। ठीक, एक फैक्ट लिख लीजिए, उसके बाद हम और आगे बढ़ें। फैक्ट यह है कि भारत के संबंध में जानकारी देने वाला यह एक ऐसा अभिलेख है जिसे सबसे पहले अर्थान्वेषित किया गया। जिसे सबसे पहले अर्थान्वेषित किया गया। अर्थान्वेषित का मतलब क्या है? यानी उसके जो, हाँ, अर्थ निकाला गया, अर्थ खोज लिया गया। अन्वेषित मतलब खोजना ही करना है, खोजते ही है ना। जी बिल्कुल, कितने होशियार बच्चे हैं आप। चलिए आगे देखें। हाँ, इसमें इतना ही ठीक है। और क्या चाहते हो? अभिलेख को कॉपी से भरोगे, कॉपी को अभिलेख से भरोगे। आगे लिख लें एक बेहिस्तून, यही अगला विदेशी अभिलेख है। बेहिस्तून प्लस नक्श ए रुस्तम। हाँ, और क्या, मेरा थोड़ी है। इसका हिंदी नाम यही है, बेहिस्तून और नक्श ए रुस्तम। इसका हिंदी में क्या नाम होगा? और हिंदी में नाम पूछा भी नहीं जाएगा, हम बता दें तो क्या फायदा। बेहिस्तून, BEHISTUN, बेहिस्तून और नक्श ए रुस्तम।
और नक्श ए रुस्तम, गाना है ना एक, रुस्तम पे तुम निकले छुपे रुस्तम, या जो भी हो, हाँ तू निकला छुपा रुस्तम। अच्छा ठीक है तो मान लेते हैं, ये वास्तव में सब फारसी शब्द हैं, फारसी और अरबी अलग अलग है। ठीक है, ये जो बेहिस्तून और नक्श रुस्तम दोनों अभिलेख हैं, वास्तव में ये दोनों ही अभिलेख डेरियस फर्स्ट के हैं, रिलीज्ड बाय डेरियस फर्स्ट, डेरियस प्रथम द्वारा जारी किए गए थे, डेरियस प्रथम द्वारा जारी किए गए थे, डेरियस फर्स्ट। डेरियस प्रथम द्वारा जारी किए गए थे। ठीक, ये जो बेहिस्तून अभिलेख है मेरे दोनों ही ईरान से हैं। ये जो बेहिस्तून अभिलेख है, इसे बेहिस्तून इसलिए कहते हैं क्योंकि ईरान में एक जगह है, ईरान में एक जगह बेहिस्तून है जहां से यह मिला है और उसी जगह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जहां से यह मिला है, ठीक। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए, खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना ही छोड़ देते हैं। इधर देखें, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो यह प्रमाणित करता है कि डेरियस फर्स्ट का जो शासन है वो सिंधु नदी के क्षेत्र तक था या हिंदू घाटी तक था, तो वो कौन सा है? नक्श ए रुस्तम। ये क्या कहता है? ये भी धारा प्रथम का ही है। ये कहता है, हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नक्श ए रुस्तम, हिंदू घाटी यानी हिंदू वैली। हिंदू वैली वास्तव में और कुछ नहीं है, सिंधु घाटी का नाम ही हिंदू वैली है। डेरियस फर्स्ट के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थी। डेरियस फर्स्ट के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थी। अब पता है एक बार क्या सवाल पूछा गया है? अजीब बात यह है कि सवाल ये पूछा गया है, अच्छा इसमें से आप क्या सवाल बना सकते हैं? और एक लाइन है आपके पास, क्या सवाल बन सकता है? एक सवाल तो ये बन सकता है कि भाई ये अभिलेख किसका है? डेरियस फर्स्ट का है। कौन सा अभिलेख ये जानकारी देता है कि डेरियस फर्स्ट का जो साम्राज्य का विस्तार था वो हिंदू घाटी तक था, है ना? एक और क्या सवाल बन सकता है? नहीं, साम्राज्य के नहीं, ये साम्राज्य के अंदर का नाम इसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी। सवाल ये पूछा गया है एक बार कि डेरियस फर्स्ट के नक्श ए रुस्तम में उल्लिखित हिंदू घाटी का तात्पर्य वर्तमान में किस क्षेत्र से लगाया जाता है? तो डेरियस फर्स्ट के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में जिस हिंदू घाटी का उल्लेख आया है उसका क्या मतलब है? सिंधु घाटी। नहीं समझ में आया? अरे भाई समझने वाली बात क्या है इसमें? यह कहा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो डेरियस फर्स्ट का है उसमें उल्लिखित जो शब्द हिंदू घाटी है, वर्तमान में वो कौन सी घाटी है? वर्तमान में उस घाटी का नाम क्या है? सिंधु घाटी। यही सवाल था। ठीक है, चलिए अब डाल लें भारतीय अभिलेख।
ठीक। और भारतीय अभिलेख में हम लोग हाँ दो तीन ही है, यही है। ठीक है, भारतीय अभिलेख में लिखें उससे पहले एक आगे लाइन लिख लीजिए। भारतीय अभिलेख के नीचे भारतीय अभिलेख लाइन डालिए, मतलब हेडिंग डालिए, फिर उसके नीचे लिखिए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है, एक लाइन रिपीट करेंगे जो पहले लिखा चुके हैं। इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? इतिहासकारों का मानना है कि भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत अशोक ने की थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यानी जो कुछ इतिहासकार हैं वो इसको मानते नहीं है कि भाई अभिलेख अशोक ने ही जारी किए हैं, अशोक से पहले किसी ने अभिलेख जारी नहीं किए हैं। ठीक, तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी वो इस बात को नहीं मानते हैं कि अशोक ने ही जारी किए। ठीक, लिख लें कि इसके प्रमाण में वे दो अभिलेखों का उल्लेख करते हैं। इसके प्रमाण में वे दो अभिलेखों का उल्लेख करते हैं। यानी बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अभिलेख ऐसे हैं जो अशोक के पूर्व के माने जाते हैं, तो वो दो अभिलेख बताते हैं इतिहासकार। वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अशोक ने जारी किए थे, सबसे पहले और भी अभिलेख हैं जिन्हें जारी किया गया था। जैसे एक अभिलेख का नाम है पिपरहवा धातु मंजूषा अभिलेख। और दूसरा है बडाली अभिलेख। हाँ, बडाली अभिलेख, ये यूपी में है। हाँ, यूपी में ये है पिपरहवा धातु मंजूषा अभिलेख। बडाली अभिलेख अजमेर राजस्थान में है। पिपरहवा का नाम सुना है? बस्ती जिला नहीं सुना? हाँ, तो बस लो, लोगों की भूख है कि कम नहीं होती। बडाली अभिलेख कहाँ है? अजमेर में है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख या कौन सा अभिलेख ऐसा है जो अशोक के काल का पूर्व का माना जाता है, इससे पढ़ा भी गया है, तो ये अभिलेख है पिपरहवा धातु मंजूषा अभिलेख और बडाली अभिलेख। ठीक है, ये यहाँ इधर है और ये इधर है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं करनी है, चूंकि ये यूपी में है तो आपको स्पेशल एक तथ्य और बता देते हैं। इससे एक राजा था जिसका नाम था सुकृति, या कभी कभी सुकीर्ति मिलता है। सुकीर्ति द्वारा खुदवाया गया। कोई स्थानीय राजा था, उसका नाम सुकीर्ति है, उसके द्वारा खुदवाया गया है। तो लिख लीजिए ये बात।
तो एक क्वेश्चन था, जी। तो ये राजा को कैसे पता चला कि अभिलेख वहाँ पे है? राजा को, ये जो हाँ ये मतलब वो कैसे मतलब वहाँ खुदवाया गया, वो अभिलेख कैसे हाँ, प्राप्त ये अजीब बात है कि इसको कैसे पता होगा कि मैं क्या करूं, है ना। एक्चुअल में जो अभिलेख खोजे जा रहे हैं वो तो हम खोजते हैं ना। जैसे मान लिया कि पत्थर पड़ा मिल गया, पत्थर पड़ा मिल गया, अब वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है और कोई वहां से बाई चांस विद्वान व्यक्ति निकल रहा है या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति निकल रहा है, उसने देखा अरे इस पर तो कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिजाइन बनी हुई है, वो आसपास के लोगों को बताता है, ये बात धीरे धीरे फैलती है, पुलिस तक पहुंचती है, फिर पुलिस पुरातत्व विभाग को बुलाती है और अभिलेख की खोज हो जाती है। समझे क्या? हाँ। अब वो लिखा क्यों है? लिखा इसलिए होगा, उसे लगा कि कुछ लिख दो, तो कागज पे क्या लिखना, लोगों को बताने के लिए पत्थर पर लिख दो। वैसे भी आजकल लिख ही देते हैं लोग, तब तो अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी, आज तो गंदी गंदी बातें लिखी जाती हैं। क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी रहती हैं? जैसे ही आप सड़क पर एंट्री मारोगे, कोई सड़क अगर गांव वाले क्षेत्र में है तो वहां पर एक बॉक्स लगा रहेगा, माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा निर्माण मतलब क्या उल्टा सीधा लिखा रहता है, हाँ, जिससे लोगों को बताते रहें कि हमने ही बनवाई है, हमने ही बनवाई है। तो ऐसे ही ये लोग कुछ आज्ञाएं जारी करते थे जिससे कि साम्राज्य में कुछ चीजें उनकी चलती रहें, लोग ये न कहें कि हमें पता नहीं था, पत्थर पर लिखी हुई है तुमको पता नहीं है। समझ में आया? इसलिए अभिलेख जारी किए जाते थे। चलिए अब हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे। अशोक के अभिलेखों की चर्चा हम डिटेल में अशोक के साथ करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अशोक के अभिलेख हम तभी पढ़ेंगे, ज्यादा सही है। चलिए हाँ, लेकिन फिर भी एक बात लिख लीजिए कि एक ऐसा विद्वान है, एक ऐसा इतिहासकार है जिसने सिर्फ अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक पर एक पुस्तक लिख दी है। कौन था? अच्छा, कोई पढ़ा था? ऑप्शन देते हैं? अच्छा, क्या हो गया? नाम आ गया, लिखा था द ग्रेट अशोका नहीं, सिर्फ अशोका किसने लिखा है? ऑप्शन लें? डीडी कौशाम्बी, केपी जायसवाल, ब्रजवासी लाल, डी.आर. भंडारकर। सवाल यह है कि 1925 में एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अशोका। किताब का नाम ही अशोका था। ये एक ऐसी किताब है जिसे इनमें से किसी एक ने सिर्फ उसे के अभिलेख के आधार पर लिखा है। ये वास्तव में एक फ्री फॉल फैक्ट है। ऑप्शन ए। और कोई ऑप्शन बताएगा भाई? एनीवन एल्स? बताइए। नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता? तो वैसे ही सवाल लिखवा लिया। जिन लोगों का आंसर डीडी कौशाम्बी है वही आंसर सही है। ऐसा सोचते हैं तो गलत है। सही आंसर है डी.आर. भंडारकर। वो हमारी आदत जो है। डी.आर. भंडारकर। क्वेश्चन ये है कि 1925 में अशोक नाम से प्रकाशित पुस्तक किस एक इतिहासकार ने सिर्फ अशोक के अभिलेखों के आधार पर लिखी है? तो क्या है?
D.R. भंडारकर। एक और तथ्य जान लीजिए, KP जायसवाल की एक फेमस पुस्तक है, वो पूछी जाती है, हिंदू पॉलिटी। तो सवाल आपसे भाई साहब पूछा जाए कि हिंदू पॉलिटी किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताएंगे? KP जायसवाल। बहुत फेमस है ये किताब, KP जायसवाल। एक और किताब लिख लें, किताब अगर चली रही है तो। ये किताब तो आपको पढ़नी भी चाहिए, मिल जाती है। A.L. बाशम लेखक का नाम है। A.L. बाशम की किताब है अ वंडर दैट वाज इंडिया। अ वंडर दैट वाज इंडिया। अ वंडर दैट वाज इंडिया। ये सवाल कई बार पूछा गया है। A.L. बाशम, A.L. बाशम, समझ में आ रही है स्पेलिंग? A.L. बाशम, B.A.S.H.A.M। A.L. बाशम ने लिखी है अ वंडर दैट वाज इंडिया। एक अचरज भरा भारत, अद्भुत भारत। चलिए एक और बुक का नाम बता ही दीजिए फिर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? ओह माय गॉड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू की। कब लिखी थी? नहीं पता ना। 1944 में रिटन हुई। प्रकाशित कब हुई थी? 1946 में पब्लिश्ड हुई। कहाँ लिखी थी? हाँ, वो कौन सी जेल है? नहीं, एक वो रात में जेल का नाम नहीं आ सकता। जो उस जेल का नाम है अहमदनगर फोर्ट जेल। अहमदनगर जेल में, महाराष्ट्र की अहमदनगर जेल। 1944 में रिटन, 46 में पब्लिश्ड। चलिए एक और बात बता दीजिए फिर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी क्या है जवाहरलाल नेहरू की? अहमदनगर जेल। अहमदनगर का एक किला है, किले को जेल में तब्दील कर दिया गया है, इसीलिए उसे अहमदनगर फोर्ट जेल बोलते हैं। हाँ, फोर्ट जेल, जेल नहीं। ऑटोबायोग्राफी क्या है जवाहरलाल नेहरू की? जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम लिख लीजिए, एन ऑटोबायोग्राफी। यह है जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम, एन ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है व्यक्ति जब खुद लिखता है। ऑटोबायोग्राफी को मतलब होता है जब व्यक्ति उसे खुद लिखे। ऑटोबायोग्राफी ये व्यक्ति अपने बारे में ही लिखता है। बायोग्राफी का मतलब है किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना। इसे बोलते हैं आत्मकथा हिंदी में, और इसको बोलते हैं जीवनी। तो नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लिखेंगे? टूवर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। दूसरा नाम है उसका, एन ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का दूसरा नाम है टूवर्ड फ्रीडम। एक्चुअल में क्या है कि ऐसे एक जो कवर पेज है ऐसे है,
उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एन ऑटोबायोग्राफी, और उसके छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है टूवर्ड फ्रीडम। इसीलिए कभी कभी एग्जामिनर एन ऑटोबायोग्राफी नहीं पूछता है, क्या पूछ लेता है? टूवर्ड फ्रीडम। एक और किताब बताओ जवाहरलाल नेहरू की, क्या हुआ? लिख लो, जल्दी लिखो। हो गया? एक और है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं इसे विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो छूट गया क्या? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ये भी किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। मिटा दें? चलिए, तो हम किताबों की बात कर लिए, तो काफ़ी किताबें हम लोगों ने इकट्ठी जान ली हैं, तो ऐसे ही हम लोग बीच बीच में जानते रहेंगे, तो आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक, सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, अब हम लोग अभिलेख स्टार्ट करते हैं इंडिया का, और इंडिया का जो अभिलेख है पहला, वो है वेशनगर। वेशनगर अभिलेख, नहीं, हाँ, अशोक के हम अशोक जब पढ़ेंगे मौर्य काल में तब पढ़ेंगे, तभी समझ पाएंगे उसके अभिलेखों को। वेशनगर इंस्क्रिप्शन, वेशनगर अभिलेख, वेशनगर कहाँ है? नहीं पता? क्या बात कर रहे हो? जो वेशनगर है वो मध्य प्रदेश, एमपी के विदिशा जिले में है। एमपी के विदिशा जिले में है। विदिशा का जो ओल्ड नेम है वही है वेशनगर। ओल्ड नेम विदिशा का है वेशनगर। विदिशा का जो पुराना नाम है वही वेशनगर है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था ये मैच करने के लिए, प्राचीन नाम और वर्तमान क्षेत्र। हाँ, तो ओल्ड नेम है विदिशा का वेशनगर। ये फेमस क्यों है भाई अभिलेख? क्या इसके बारे में खास बात है? जो वेशनगर अभिलेख है, ये वेशनगर अभिलेख वास्तव में एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इसके द्वारा खुदवाया गया। हेलियोडोरस के द्वारा खुदवाया गया था। और ये हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस एक हिंद यवन शासक था जिसका नाम था एंटियालकीड्स। हिंद यवन शासक का नाम था एंटियालकीड्स। ये एंटियालकीड्स का राजदूत था, एम्बेसडर था। बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एंटियालकीड्स कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे हिंद यवन शासक। मतलब ये राजदूत था तो ये वहां से फिर इस जगह आया होगा। जी, मतलब हम ऐसे बना देते हैं, पता नहीं चलता हमने क्या लिख दिया है। आ जाती है, क्या बात है। मतलब
इस क्लास में समझदार लोग नहीं हैं। अच्छा नहीं नहीं, मनुष्य सभी समझदार होते हैं, हैं कि नहीं? सोचने वाली बात क्या है, लिख लिया ना? इधर देखें अब। तो सोचने वाली बात यह है कि जो वेशनगर अभिलेख है, वास्तव में वेदसा का पुराना नाम वेशनगर है, और वेशनगर में हेलियोडोरस क्या हुआ था, अपने राजा की तरफ से भारत में आया था। हिंदी वन शासक एंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस को भारत में भेजा था, और उस समय भारत में शुंग वंश का राज चल रहा था। मौर्यों के बाद शुंग वंश आता है भारत में, तो शुंग वंश का राज चल रहा था। शुंग वंश का एक राजा था, इसका नाम था काशीपुत्र भागभद्र। शुंग वंश का 9वां शासक था, जिसका नाम था काशीपुत्र भागभद्र, इसके यहां भेजा था। तो जो हुआ सो हुआ, वो तो ठीक है, आया हेलियोडोरस काशीपुत्र भागभद्र के यहां। लेकिन हेलियोडोरस जिस चीज से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वो प्रभावित होने का कारण था उसके पास भागवत धर्म। वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रभावित हुआ, भगवान कृष्ण की और विष्णु की जो उपासना होती थी उससे वो काफी प्रेरित हुआ। उसे लगा कि यार ये सबसे अच्छा धर्म तो यही है। हकीकत बात यह है कि उस जमाने में, जिस जमाने में भारत में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म, ये जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इतनी अपनी ऊंचाइयों पर थे, उस समय पश्चिमी सभ्यता के लोगों को, जो आज कहते हैं कि हम बहुत विकसित देश हैं, उस समय पश्चिमी सभ्यता के लोगों को यह तक नहीं पता होता था ठीक से कि धर्म क्या है। आप सोच के देखिए कि उन लोगों ने कितनी मूर्खता बरती होगी कि हमारे वेद और पुराणों में तो पृथ्वी को करोड़ों वर्ष पुरानी बताया गया है, जबकि आप अगर बात करेंगे बाइबल की, तो बाइबल में कहा गया है कि पृथ्वी ईसा के जन्म के पूर्व 4000 साल पहले बुधवार को सुबह 7 बजे पैदा हुई थी। दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थ। और वो अपने आप को तर्कशील कहते थे, और हम मान भी लिए हैं, अभी भी मानते हैं कुछ लोग। अरे मैं बता तो दिया, करोड़ों वर्ष पूर्व। हाँ ठीक है, वो लोग सोचते थे, उन लोगों को सोचने की बात है, वो लोग क्या सोचते थे कि जो पूरी पृथ्वी है, वो जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी ही वास्तव में इस दुनिया का केंद्र है। मैं बात भी नहीं लगा है, नहीं तो हम आपको और भी बताते। वो सोचते थे कि पूरी पृथ्वी दुनिया का केंद्र है, जबकि भारतीय सोचते थे कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा अंश है, जो बात सही है। इसलिए हेलियोडोरस को पता ही नहीं था, वो आया था अपनी यूनान से, यूनान वाले क्षेत्र से। उसे लगा कि भारत में आकर के तो मुझे स्वर्ग मिल गया, और वो भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि मैं कुछ न कुछ तो निशानी जरूर बनाऊंगा। इसलिए उसने एक पत्थर लिया, बड़ा सा पिलर के रूप में उसे शेप दिया, स्तंभ बनवाया, और उस स्तंभ पर ऊपर जो गरुड़ है, गरुड़ की मूर्ति बनवाई, और उस स्तंभ पर कुछ बातें लिखवाई। कुल 6 लाइन लिखी गई हैं इस गरुड़ पिलर पर। तो इस पिलर पर उसने बहुत सारी बातें लिखवाई हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था। दूसरी बात हम ये भी मान सकते हैं कि भागवत धर्म का ये प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। हेलियोडोरस कहता है कि मैं भागवत धर्म का अनुयायी हूं, या मुझे भागवत धर्म बहुत प्रिय है, और वो एंटियालकीड्स की भी प्रशंसा करता है। एंटियालकीड्स को वो महाराजस कहता है कि मुझे इस महाराजस एंटियालकीड्स ने भेजा हुआ है, और मैं त्रेतारस का नाम दिया गया है भागवत को, और कहता है कि मैं त्रेतारस के दरबार में आया हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने भगवान वासुदेवस, यानी वासुदेव को वासुदेवस कहा गया है अभिलेख में, कि मैं अपने भगवान वासुदेवस की पूजा करता रहूं हमेशा। जिन लोगों को सभ्यता संस्कृति का ठीक से ज्ञान भी नहीं था, वो लोग आकर के भारत में पले बढ़े फूले। देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, अभी तो ये मामला अभिलेखों का है, तो यहाँ से ज़्यादा सवाल मेंस में नहीं बनेंगे। हम लोग जब आएंगे, डिस्कस करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि हकीकत में हमारे इतिहास को और हमको कितना बेवकूफ़ बनाया गया है। इतना बेवकूफ़ बनाया गया है कि हम जो पढ़ते हैं, वास्तव में वो कुछ लोगों के विचार पढ़ लेते हैं। कभी खुद से सवाल पूछो। इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने बता दिया और हमने पढ़ लिया। इतिहास ये भी है कि उसने जो कह दिया है क्या वो सही है, इसके बारे में सोचो तो सही। इज इट करेक्ट और नॉट। चलिए आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? पूरा लिख लिया यहाँ तक?
क्या लिखा? काशीपुत्र भागभद्र शुंग वंश का किस नंबर का राजा था? 9वें नंबर का। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो यार। हेलियोडोरस के बारे में एक बात और लिख लीजिए कि हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हाँ, यूनानी राजा का राजदूत ये अलग बात है, लेकिन हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यदि हम ऐसे एक वो बनाए, क्या बना दें, कुछ तो बना ही लें। एक ऐसे अगर खंबा बनाए और इस खंबे पर ऊपर गरुड़ बना दें। कभी कभी इस वेशनगर अभिलेख को या गरुड़ स्तंभ को, इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, कभी कभी इस वेशनगर अभिलेख या गरुड़ स्तंभ को मध्य प्रदेश में विशेष नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं खंबा बाबा। खंबा बाबा। खंबा बाबा कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और लिख लीजिए, लिख लें वो बात स्पेशली, बता दें, लिखें कि गरुड़ स्तंभ या वेशनगर अभिलेख, गरुड़ स्तंभ या वेशनगर अभिलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें भगवान वासुदेव को वासुदेवस कहा गया है। जिसमें भगवान वासुदेव को वासुदेवस कहा गया है। वासुदेव कौन है भाई? श्री कृष्ण। क्यों कहते हैं उन्हें वासुदेव? जब पिताजी का नाम वासुदेव है तो बेटे का नाम ही वासुदेव होगा। बताइए भाई, वही भगवान श्री कृष्ण इज नोन एज वासुदेव। नहीं, पता करना फिर क्यों कहते हैं। चलिए, अरे हर चीज हम ही बताएं, आप कुछ पता कर क्या ना। आप जो बात बोल रहे हो उसमें एक बात गलत है, यदि आप वो एक बात सही कर लोगे तो सवाल सही होगा। फिर तो हमको क्या पता। अरे गधो, उनके पिता का नाम वसुदेव था और वसुदेव की संतान का मतलब होता है वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ वसुदेव की संतान। उनके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए श्री कृष्ण को वासुदेव कहा गया। चलिए आगे। ठीक, अब आगे देखें। हाथी गुम्फा अभिलेख, नाम सुना है इसका? किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख। नाम तो सुना ही होगा, सुनना भी चाहिए। पहली बार सुना है? देखें एक्चुअल में क्या हुआ, हम बताते हैं आपको कि हे भगवान, भारत का नक्शा कैसे बनेगा। किसमें? इतना कहाँ है? हाँ बस 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 बस, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है। खैर चलिए, हम इधर मान लेते हैं
पूरी बंगाल की खाड़ी को हमने स्थल भूमि में बदल दिया है फिगर के हिसाब से, ठीक है। और नीचे है एक्चुअल में ये क्षेत्र है वास्तव में वर्तमान में उड़ीसा का। उड़ीसा में एक देश का नाम या क्षेत्र का नाम था कलिंग। कलिंग, कलिंग में एक वंश था जिसका नाम था चेदी वंश। चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। और इस वंश का एक और बहुत प्रसिद्ध राजा था, उस प्रसिद्ध राजा का नाम था खारवेल। खारवेल, तो ये जो अभिलेख है खारवेल द्वारा खुदवाया गया, यानी ये अभिलेख किसका है एक्चुअल में? खारवेल का है। आप समझे क्या? नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। भारत है, भारत में वर्तमान में जहां उड़ीसा है वहां पर एक क्षेत्र का नाम था जिसका नाम था कलिंग। कलिंग एक बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। कलिंग में एक राजा राज करता था महामेघवाहन, और महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की। इस चेदी वंश में ही एक और शासक हुआ जिसका नाम था खारवेल। खारवेल ने ही हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। ऐसे लिखने के बाद में समझ में आएगा क्या? ऐसे ही लिख देंगे ये बाद में अगर पढ़ेंगे तो क्या है? आप समझ नहीं पाओगे क्या? यदि आप समझ पाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप समझ पाए। हम तो ऐसे ही लिखते हैं और हम ऐसे समझ जाते हैं। थोड़ा सा लिखवा दें। अरे हाँ तो लिख लो, लिखें। चेदी वंश का ही वो एक महामेघवाहन हो गए और चेदी वंश का ही खारवेल। महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक है, तो ये बात ध्यान रखें आप, एक्स्ट्रा फैक्ट है। यानी अभी तक हम कोई फैक्ट नहीं लिख रहे थे और अब कितने फैक्ट ही फैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। कल दम निकलेगी जब याद करके आओगे। ये सब याद करके आना है क्या सर? क्या मतलब क्या है? नहीं तो डंडे पड़ेंगे, पीटने में हम नंबर 1 हैं। चलिए क्या लिखवाएं? हम लोग हाथी गुम्फा की बात कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि ये हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखवाया गया है? खारवेल द्वारा है। ये खारवेल का है। ये एक्चुअल में है कहाँ? तो यदि आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में भुवनेश्वर के पास कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम है उदयगिरी हिल्स। ये उदयगिरी की पहाड़ियां, उदयगिरी हिल्स में एक गुफा है, उस गुफा का आकार हाथी जैसा है, इसीलिए इसे हाथी गुम्फा कहते हैं। समझ में आया? हाँ, अब इतना भी नहीं लिख लेना कि हाथी जैसा आकार था गुफा का इसलिए कहते हैं, इतना तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक। हाथी गुम्फा उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर। अगर बाई चांस आपसे ये भी पूछा जाए कि शहर का नाम, तो आप पता करें नियर भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? सही बोल रहे हो? बताओ आप लोग कितने कमजोर हो कि आप इस बात में भी कंफ्यूज हो रहे हो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही है।
हम तो हमेशा ही ऐसा देंगे, हमारा काम है कि आप फंसे। ठीक, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म में, जी जैन धर्म में मूर्ति पूजा का अभिलेख ही ये साक्ष्य है। और वो भी प्रथम, यानी पहली बार इस अभिलेख से ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा होती थी। तुम क्या कर रहे हो? हाथ पे पेन कौन चलाता है? फिर अच्छी आदत थोड़ी है। चलिए आगे लिखें। लिख लिया इतना? लिखें कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले इसी अभिलेख में मिला है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले इसी अभिलेख में मिला है। इस अभिलेख के अनुसार राजा खारवेल ने मगध पर चढ़ाई की थी। इस अभिलेख के अनुसार राजा खारवेल ने मगध पर चढ़ाई की थी। और तत्कालीन मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया था। तथा खारवेल मगध से प्रथम जैन तीर्थंकर क्या नाम है? तथा खारवेल प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जयंती नहीं, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पदचिन्ह एवं मूर्ति उठा लाया था। के पदचिन्ह फुटमार्क्स के पदचिन्ह एवं मूर्ति उठा लाया था। जिसे करीब 3 शताब्दी पहले नंद वंश का शासक महापदम नंद उठा करके ले गया था। जिसे करीब 3 शताब्दी पहले नंद वंश का शासक महापदम नंद कलिंग से उठा करके ले गया था। ऐसे लिख लें,
कलिंग से उठा करके ले गया था। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के ये तो हुई आपकी हिस्ट्री। और अब हम लोग देखते हैं आप कितनी पॉलिटी याद करके आए हैं। बंद कर दो।